नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम आपसे चर्चा करेंगे पुनः इस वर्ष के यानी 2024 के जनरल इलेक्शंस के बारे में। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रख्यात चुनाव विश्लेषक और उनसे बात करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार यहाँ पर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रदीप भंडारी जी, स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर। धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो आप इस समय बिल्कुल वर्ल्ड विंड टूर पे हैं और जब भी आपसे बात करते हैं तो आप कहीं न कहीं दौड़-भाग कर रहे होते हैं। तो अभी आप सिलीगुड़ी होके आए हैं, तो आपने संदेश खाली भी देख लिया, आपने शाहजहाँ शेख को सीबीआई के हत्थे भी चढ़ते हुए देख लिया, आपने शाहजहाँ शेख की जो वो नवाबी चाल थी वो भी देख ली और कल वाली खानसामा की चाल थी वो भी देख ली। तो ये सब देखते हुए आप हमें ये बताएँ कि बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ। अब बंगाल में अब मैं इसलिए सीटों को ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। वैसे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो बीजेपी 18 सीट से ज्यादा लेके आएगी। पर क्या होता है ना, ममता बनर्जी इज अ वेरी श्रूड स्मार्ट पॉलिटिशियन। तो पोलिंग दिन पे जो साउथ 24 परगनाज और साउथ बंगाल में वोटिंग कैसे होती है, कितनी फ्री एंड फेयर वोटिंग होती है, ये सबको बहुत निर्धारित करना होगा। कितनी बोगस वोटिंग कम होती है। तो इसीलिए मैं भी सीटों पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ संजय जी। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट देयर इज एंगर अगेंस्ट ममता बनर्जी ऑन द ग्राउंड। नॉर्थ बंगाल में तो किसी भी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जो है वो उनकी स्थिति जो है नॉर्थ बंगाल के अंदर वो काफी कमजोर है। पिछली बार भी बीजेपी 9 में से 8 सीट जीती थी। इस बार भी स्थिति उसकी काफी मजबूत दिख रही है। अब आप ये बताएँ, आज मैंने देख रहा था कि तथागत रॉय जो हैं, वो पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने एक कमेंट किया, एक ट्वीट करके और ये बताया कि भई ममता बनर्जी ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। और वो नई स्ट्रैटेजी ये है कि वो हज़ारों की संख्या में तृणमूल के जो बिल्कुल पक्के कार्यकर्ता हैं, उनको वो दिखाएगी कि जैसे कि वो तृणमूल से बहुत त्रस्त हो गए हैं और तृणमूल छोड़-छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जॉइन कर रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी को जॉइन करके और उसको अंदर से वहाँ जाके इन्फिल्ट्रेट करके और वहाँ उनको मिसगाइड करेंगे। इस थ्योरी में कितना दम दिखता है आपको? दम दिखता है मुझे, हो सकता है। पर मेरा पॉइंट ये है कि बीजेपी ऑलरेडी 2021 के अंदर उसने यही गलती करी थी। जब 2021 के अंदर उनने अपने हर टीएमसी के कार्यकर्ता को, हर लीडर को अपने अंदर अपने अंदर शामिल किया था, उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी को समझना पड़ेगा, बीजेपी एक दूसरी पार्टी जैसी नहीं है, उसमें एक आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग है। और अगर वो इस बात को समझती है तो इस बार वो चेक एंड बैलेंस करेगी। कुछ सीटों पे समझ में आता है कि राजनीतिक विवशताएं होती हैं, राजनीतिक कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, बट ओवरऑल दैट कैन नॉट बिकम अ ट्रेंड। और संदेश खाली का क्या प्रभाव आप पड़ते देख रहे हैं इस समय? क्या संदेश खाली का संदेश ये खाली का प्रभाव है कि प्रभाव ममता बनर्जी। ए एक 1 जी। मिनट 1 मिनट पूरी बात कर जी। लूँ अपनी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी है और कुछ भी है और वो रेज़िस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो साउथ बंगाल है, विशेषकर जो ये आपकी इधर की जो सीटें जो हैं ब जिसको मैं कहूँगा दक्षिण-पूर्व जो बंगाल है, हम्म। उसकी जो सीटें मथुरा बेल्ट से नीचे की जितनी भी आती हैं ना, बारासात हो गया, बशीरहाट हो गया, उसके बाद आपके क्या है वो मथुरा नगर, ज्योति नगर मथुरापुर, हम्म। ज्योति नगर और हम्म। डायमंड हार्बर। ये जो पूरा जो ये जो बेल्ट है, ये पूरी तरह से माना जाता है कि साहब कि ये यहाँ ये इम्प्रेग्नेबल जिसको बोलते हैं ना, अभेद्य दुर्ग है ये। तो हम्म। क्या देश खाली के कारण इस अभेद्य दुर्ग में कुछ परिवर्तन हो सकता है? यहाँ पे अभी भी ममता बनर्जी स्ट्रांग है संजय जी। और यहाँ पे एंगर जरूर है। देखिए, पूरे बंगाल में इस पर गुस्सा है, महिलाओं के अंदर भी, पर्टिकुलरली एसटीज और एससीज के अंदर गुस्सा है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि बंगाल के अंदर व्हाट मैटर्स इज दैट आपकी मशीनरी कितनी सॉलिड है। आप कितने वोट डलवा पाते हो, विरोधी के कितने वोट नहीं डलवा पाते हो, इलेक्शंस के समय क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली इन एरियाज के अंदर जहाँ पे 35% मुस्लिम पॉपुलेशन आती है, डेमोग्राफिकली टिल्टेड एरियाज है। तो अभी इसको कहना बहुत जल्द होगा, जल्दबाजी होगी। पर ये मैं जरूर कह सकता हूँ, पूरे बंगाल में जो 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद बीजेपी के प्रति एक डिटैचमेंट था, ग्राउंड स्वेल होना दिखना शुरू हो गया है। जी, और अभी आप देख रहे हैं कि पहले जो हमने ये
2021 में भी देखा था और 2018 में भी देखा था कि जो भद्रलोक एरिया है, जैसे कलकत्ता है, हावड़ा है, यहाँ पर बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं डाल पाई थी और वो बड़े आराम से ये हावड़ा, दमदम और आपके श्रीरामपुर, उल्लूबेरिया और ये आपके क्या बोलते हैं हावड़ा सीटें जो ग्रेटर कलकत्ता जिसको कहा जा सकता है, ये सारी की सारी बड़े आराम से जीती थी, बड़ी अच्छी मार्जिन से जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने। अब हम देख रहे हैं कि जैसे अभी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो मेरे पास जो ध्वनि आ रही है, मैं आपसे डबल चेक कर रहा हूँ, मेरे पास जो ध्वनि आ रही है नीचे से वो कह रहे हैं कि भई इस बार जो है वो भद्रलोक जो है वो भी टिल्ट हो गया है ममता से अवे अवे फ्रॉम ममता। मैं इस पे कहूंगा संजय जी, इट इज व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज एंग्री विद ममता for sure. It is angry with Mamta. Whether it tilts away from Mamta or not, that is something which we have to wait and watch. क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी is not like Rahul Gandhi as a political contender. It's not like M.K. Stalin is a political contender. Mamta Banerjee is made up of hard steel as a politician. So and she has let us acknowledge it that उन्होंने लेफ्ट को बुरी तरीके से धाराशाही करके वो सत्ता के अंदर आई है आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल. So what I'm trying to establish is they are angry. Whether they will tilt or not, we have to see. जी, तो बंगाल में आप अभी तक ये मानते हैं कि यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो 18 सीट से ज़्यादा जाएगी। हमने देखे हैं कुछ ओपिनियन पोल्स जो बता रहे हैं कि 20 तक सीटें आ सकती हैं और अभी 21 सीट ओपिनियन उन्होंने पोल करने का कोई तृणमूल की लॉजिक ही बताई नहीं हैं। है संजय जी, because I'll tell you why. Because the ground is not ready only. Abhi let the elections announce. Mamta has not begun campaigning, so abhi everything is just a guesswork. What we can conclude with certainty, Sanjay ji, is what you are saying, that the groundswell is against Mamta. That is something which is करेक्ट। there. But please understand, Mamta Banerjee is not like any other politician. Last time also, groundswell was against Mamta Banerjee in 2021 assembly elections, if you remember very well. But the way she managed with the entire machinery in selected seats with 35% of Muslim population, you could see the change. अब एक चीज़ और बताइए आप, पिछली बार जो है जो मथुआ बाहुल्य जो क्षेत्र थे वो मिल गए थे भारतीय जनता पार्टी को और उनकी जो प्रॉमिस थी उनको नागरिकता देने की, बाद में उन्होंने सीएए इम्प्लीमेंट भी किया, अब उनका कहना है। लेकिन मथुआ ने उनको 2021 में छोड़ दिया था। अच्छा, ये मथुआ वोट ऐसा है जो जिसको ममता दीदी दबा नहीं पाती। यद्यपि ये शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन ये बड़े संगठित हैं और इनको ममता दीदी दबा नहीं पाती हैं। ये हमने देखा था, 2021 में भी देखा था और 2019 में भी देखा था। 2021 में ये इनसे रुष्ट हो गया था क्योंकि सीएए इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब अमित शाह कह रहे हैं कि सीएए इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, रूल्स जारी कर दिए जाएंगे, नोटिफाई कर दिए जाएंगे चुनाव से पहले। इसका क्या असर पड़ेगा? मथुआ वोट बीजेपी के साथ रहेगा संजय जी. सीए के रूल्स आने वाले, मथुआ वोट विल प्रेफर द बीजेपी ओवर टीएमसी. द पॉइंट इज दिस संजय जी, दैट क्या बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो बीजेपी को वोट करती है कि नहीं करती है. द स्विंग वोट इज दैट. बाकी सब लगभग इतना ज्यादा वेरिएबल नहीं है. हिंदी भाषी, नॉर्थ बंगाल, बतुआ, उनमें ज्यादा नहीं चेंज होगा. बट वेदर दी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन, वेदर दी एससी वोट, वेदर द विमेन वोट, ये बीजेपी को वोट करता है कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी वॉच्ड कीनली. एवरीथिंग एल्स फॉर मी इन द इलेक्शन इज अ लार्जर स्टैटिक और अ फिनोमेना जिसमें चेंजेस माइन्यूट है. बट इसमें अगर चेंज होता है तो 20 या 20, 21, 22 सीटें आ सकती हैं. जी, अब तो थोड़ा-सा हम जनरल बात कर लें कि इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही एक पॉलिटिकली, क्योंकि ये मैंने आज अपने वीडियोज़ में भी कहा है कि निर्ममता जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक राजनीतिक निर्ममता होती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से निष्ठुर रहती है, निर्मम रहती है और राजनीति में किसी प्रकार का
समझौता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, जहाँ करना होता है वहाँ करती है, बड़े वो भी ठोक बजा के और करती है, डंके की चोट पे करती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती रिट्रीट करने में भी जहाँ उसको आवश्यकता होती है। लेकिन जो दूसरे लोग जो करते हैं, उनकी निर्ममता जो है, वो ममता दीदी वाली वैरायटी की होती है। जिसमें वो जो है वो ठोकशाही जिसको बोला करते थे हमारे क्या बोलते हैं ठाकरे साहब, वो उस तरह की राजनीति जो है उस वो उनकी निर्ममता होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेडी और बीजेपी में भी समझौता होने वाला है। हम देख रहे हैं कि अमित शाह रात-रात भर बैठ के मीटिंग करके और ठोक बजा के और ये पक्का कर ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पास सूचना है कि महाराष्ट्र में वो 30 सीटें लड़ेंगे। ये भी सूचना है कि आंध्र प्रदेश के दोनों घटक जो हैं, जिन्होंने समझौता पहले कर लिया है, वो आज रात में अमित शाह से लंबी मीटिंग कर रहे हैं और उसमें भी वो कोई समझौता होने वाला है। तमिलनाडु में आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का वो चल रहा है पूरा और तेलंगाना में भी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ रखा है। इस समय जो है वो आप देख रहे हैं कि टी राजा सिंह को उन्होंने आगे कर रखा है। वही व्यक्ति जिसको एक बार उन्होंने निलंबित कर दिया था। तो ये जो आप ये रूथलेस स्ट्रीक है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? Anything which gets the NDA to 400, बीजेपी will do it. Anything which gets the NDA to 400. सीधी बात है, उड़ीसा में अगर दोनों अलग लगेंगे लड़ेंगे तो बीजेपी 14 सीट पाएगी, 14-15 सीट पाएगी, बीजेडी 6-7 सीट पाएगी। साथ में लड़ेंगे तो बीजेडी एनडीए 21 सीट जीतेगी। इट्स ऑल अबाउट एनडीए, इट्स ऑल अबाउट एनडीए 400. दे आर गोइंग आफ्टर ब्रेकिंग राजीव गांधी's record. It's as simple as that. They are going after breaking Rajiv Gandhi's record. That's a very significant statement. Yes, Rajiv that Gandhi is what was I can understand. 400 प्लस और कुछ नहीं, 400 राजीव मतलब गांधी दे वांट टू इंश्योर, मेरा मानना है संजय जी कि ये इंश्योर करना चाहते हैं 400 प्लस एनडीए हो, उसके बाद कांग्रेस दो भागों में 24 के बाद टूट जाए। दो भागों में क्या टूटेगी? प्रियंका वर्सेस राहुल, नॉन गांधी वर्सेस गांधी, प्रियंका वर्सेस राहुल, मेनी पॉसिबिलिटीज देयर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर कांग्रेस 40 से नीचे गिर गई तो पता नहीं कांग्रेस को बचाने वाला कौन रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में वो स्टैमिना स्ट्रगल का है ही नहीं, कभी किया ही नहीं है। तो अगर आपकी आदत कभी स्ट्रगल करने की नहीं है तो आप कैसे करोगे ना, ये समझने की बात है। वैसे तो राहुल गांधी के बारे में बात करना कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, लेकिन कई बार एंटरटेनमेंट के लिए हम कर लेते हैं। इस समय जो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और लगातार अपनी उसी चैनल पे चल रहे हैं जिसमें वो जय श्री राम के भी विरोधी दिखाई पड़ते हैं और ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब बातें जो वो करते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्या है ये एक फ्रस्ट्रेटेड है वो। जब फ्रस्ट्रेटेड है किसी या व्यक्ति को मूर्खता बिल्कुल आप मान लें कि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकली एक मूर्ख व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से मूर्ख है। जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई नई बात तो है नहीं, तो नई बात आ गया है कि फ्रस्ट्रेशन हो चुका है। जो आप बोल रहे हैं वो तो हमको 2014 के पहले से ही पता है। है ना? आइए अब हम पहले ये उड़ीसा के अलायंस जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि 14 सीट देखिए संजय जी, बीजेपी लड़ेगी। एवरीबडी एल्स इज अ मींस, एवरीथिंग इज अ मींस। व्हाटएवर हेल्प्स द बीजेपी अचीव 400 एनडीए इट विल डू, एवरीथिंग एल्स इज अ मींस। ओके, लेट अस गो टू आंध्र प्रदेश। आज हम आपसे बात कर रहे हैं वो तो हम प्योरली जो है वो ईस्ट कोस्ट की जो स्टेट्स हैं उन्हीं के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं उड़ीसा पे। अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या हश्र होगा? 21 आउट ऑफ 21? 21-0, 21-0। 21-0। कांग्रेस तो वैसे भी 0 थी। हाँ, पर मतलब बेसिकली एनडीए 21 पे आ जाएगी। एनडीए 21 पे आ जाएगी और बीजेपी भी जो शेयर बताया जा रहा है, बीजेपी भी 8 से बढ़ के 14 पे आ जाएगी। चलिए ये तो उड़ीसा की 100%। बात हो गई। आंध्रा में क्या लग रहा है? वाईएसआर आगे है? यार वाईएसआर कांग्रेस संजय जी, पार्टी honestly, या Andhra is, I have not traveled. I have personally not traveled in Andhra. So whatever is I am hearing, so I will not be able to make an informed opinion in Andhra. But मैं नेवर बस सिर्फ माइंड, मैं सुन रहा हूँ। जो भी आप सुन रहे हैं, जो अभी आपके टीम के मैं लोग या ये सुन डीसी रहा हूँ दफ्तर, कि चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस होने वाला है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इस समय जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो क्या है? क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं उनके हिसाब से तो जो चंद्रबाबू वाला अलायंस है वो आगे है।
आपकी भी वहाँ पे टीम होगी, तो वहाँ से क्या सुन रहे हैं आप? मेरी टीम ये सजेस्ट कर रही है कि बीजेपी अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस कर लेगी तो 10 से ज्यादा सीट्स एनडीए निकाल देगी, मिनिमम 12, 13, 14, 15। ओके, दैट इज़ गुड। तो ये भी बड़ी सूचना है, देखिए तो संजय किस जी, प्रकार का अलायंस होता 352 है वाज वो भी देख एनडीए, लें। 352 वाज एनडीए इन 2019। यूपी में they हुँ, have a possibility to increase 10 seats, which can take them to 262. If BJD alliance happens, it has the ability to increase them from 8 to 21, which is another increment of 13 seats to the NDA, which takes it from 266 to again 276 to 80. They are 3 increasing in 3 the 3 Hindi आप 'heartland'. 100 सीटें कम कर रहे हैं आप। जी? 376 आप 276 बोल रहे हैं, 376 बोल नहीं, रहे हैं। 3 कह रहा था, माफी चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हुँ, हूँ, आप देखिए ये ग्राफ इनका ऑब्जेक्टिव है 400 की तरफ टच करे। दैट इज वेयर दे आर गोइंग फॉरवर्ड टू। और ये एक भी सीट कहीं जीतनी होगी तो उसके लिए भी जीतने का करेंगे। पर अभी एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली अभी तक। हाँ, पंजाब में कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है कि दो स्टिल वेइंग द ऑप्शन कि भई नहीं, आई थिंक दे विल अकाली नॉट के गो साथ विद द जाने में। अकालीज। दे विल नॉट गो विद द अकाली के साथ अकालीज। जाने से मुझे उनको कोई फ़ायदा तो दिखता नहीं है, वो तो कुछ नहीं चाहे फायदा, शॉर्ट कोई टर्म फायदा हो, नहीं, चाहे लॉन्ग टर्म हो, कोई अकालीज़ आर फायदा अ नहीं। बर्डन नो और पॉलिटिकल एडवांटेज। नो पॉलिटिकल एडवांटेज। आई आल्सो एग्री विद यू ऑन दिस कि वो कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं है। ट्रू, ट्रू। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना तो आप गए हुए हैं, बिल्कुल। तो अब आप तेलंगाना का बताइए क्या स्थिति रहेगी तेलंगाना में? तेलंगाना में संजय जी, मैं ये कह सकता हूँ सर्टेनिटी के साथ में कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी तेलंगाना के अंदर, मतलब मेन डोमिनेटिंग पार्टी बीजेपी बनेगी। पिछली बार बीजेपी की 4 सीटें आई थी, इस बार उसकी 7 से 8 सीट मिनिमम आ सकती है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। अभी अब समय है, वेट तो करिए थोड़े समय के लिए आप। इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जिनके कारण से क्या महत्वपूर्ण नॉर्थ बिंदु, मेरा तेलंगाना लॉजिक में? सिंपल यही है कि जितने भी कांग्रेस को वोट कर रहे थे, जो लोग कांग्रेस और बीआरएस को पिछली बार वोट कर रहे थे, दे वांटेड टू सी नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। नॉर्थ तेलंगाना इज व्हाट बीजेपी इज स्वीपिंग, सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना इज वेयर बीजेपी इज डेंटिंग, एंड हैदराबाद के एरिया के अंदर कुछ ओबीसी का एक वोट है व्हिच इज देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज लार्जली अ फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। एंड द बीआरएस वोट जो है वो हुँ, असेंबली में कांग्रेस की तरफ गया था, पर लोकसभा वाइज तो ज्यादा मोदी की तरफ जाने की एबिलिटी है। ओके, तो आप आपका ये अनुमान है कि बीआरएस जो है वो धीरे-धीरे तेलंगाना से आउट हो जाएगी टू दी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस टेरिटरी। मैं कह रहा हूँ आउट तो नहीं होगा, पर हाँ नंबर 3 की पार्टी बन जाएगी। ओके, नंबर 3 की पार्टी बन जाएगी तो यहाँ पे भी वी सी एडवांटेज बीजेपी क्योंकि मेरी एडवांटेज जो बीजेपी रिपोर्ट्स आ रही तेलंगाना। है मेरी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भई 4 से 5 हो सकती हैं, लेकिन 4 से 8 नहीं होंगी। आपका कहना है कि 4 से 8 हो सकती है। 7-8 भी हो सकती है जी। अगर बीजेपी तेलंगाना में 8 नहीं होगी तो 400 एनडीए नहीं आ सकती। अगर अगर बीजेपी इस तेलंगाना में 7 से 8 सीट लेके नहीं आएगी तो हुँ, एनडीए 400 सीट नहीं ला सकती। ओके, 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 पॉइंट टेकन। अब चलते हैं उस प्रदेश की ओर जहाँ पर इस समय लोगों में उसके बारे में बड़ा उत्साह है, उसके बारे में जानने के लिए बड़ी व्यग्रता है और वो है तमिलनाडु। जहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ अन्नामलाई वेव चल रही है। तो क्या वाक़ई एक अन्नामलाई वेव है या कि वो मीडिया क्रिएशन है? मोदी मोदी के प्रति बहुत सॉलिड सेंटिमेंट तमिलनाडु के अंदर है, नो डाउट अबाउट इट, एंड अन्नामलाई इज टेकिंग दैट फॉरवर्ड। अन्नामलाई की भी लाइकेबिलिटी बढ़ रही है, बट प्लीज समझिए कि बीजेपी 3% से भी कम वोट शेयर पे वहां पे है। तो आप सोचेंगे हुँ। कि 40%, 30-35% वोट शेयर आ जाएगा, वो एक बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो रहेगा। बट हाँ, बीजेपी चौदह एक पंद्रह बार एक बार प्रतिशत से ज्यादा वोट त्रिपुरा लेके में हुआ आएगी। था, आपको ध्यान है? त्रिपुरा में एक बार ऐसा हो गया हाँ, था। वो असेंबली इलेक्शंस में हुआ था, जब मैंने उस वक्त कहा था, प्रिडिक्ट भी करा था कि त्रिपुरा बीजेपी स्वीप कर जाएगी। अभी क्या है कि जितना भी एंटी डीएमके वोट है वो पूरा एक पार्टी में अभी पूर्ण रूप से कंसोलिडेट नहीं हो रहा है। तो बीजेपी, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि एक पार्टी ऑफ द फ्यूचर है तमिलनाडु के अंदर। अभी की स्थिति में वो 15% वोट शेयर से ऊपर है, वो कितने ऊपर तक जाएगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट यस,
अब 2019 और अभी में ये फर्क है कि 2019 में बीजेपी के प्रति लाइकेबिलिटी नहीं थी, अब बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति लाइकेबिलिटी एंड अन्नामलाई की भी एक एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एंड एट लीस्ट ही हैज गॉट द बीजेपी टॉकिंग इन तमिलनाडु। इसको थोड़ा-सा और विश्लेषण थोड़ा विस्तार से करेंगे। अगर मैं तमिलनाडु जी, तमिलनाडु का, देखिए अगर मैं तो विस्तार से ये करना है कि हाँ, मैं एक बोलिए, पूरी बोलिए, मैं पूरा प्रश्न पूरा कर लूँ प्लीज़। कि तमिलनाडु का जो है तो अलायंसेस आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, और करेक्ट। अलायंसेस बन रहे हैं। छोटे-छोटे जो ग्रुप्स हैं, आप भी जानते हैं कि तमिलनाडु में छोटे-छोटे ग्रुप्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स जो हैं वो इनके साथ मिल रहे हैं, और बातचीत ओपीएस से और टीटीवी दिनकरन से भी चल रही है। चल रही। तो अब थोड़ी हम संभावनाओं की बात करें कि यदि ओपीएस प्लस टीटीवी दिनकरन मिल जाते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी एनडीए की? हुँ। करेक्ट। देखिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनडीए, मैं अभी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी इतना तो तय है कि ईपीएस के साथ अलायंस नहीं करेगी, ओपीएस के साथ करेगी और फिर टीटी दिनकरन के साथ करेगी और एक दो छोटी पार्टीज के साथ करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो मेन एनडीए का ब्लॉक है, दैट एनडीए का ब्लॉक विल बी द बीजेपी लेड ब्लॉक। नाउ ईपीएस को आप समझना होगा कि एआईएडीएमके ईपीएस इज नॉट गोइंग टू सिंगल डिजिट वोट शेयर, ही स्टिल इज इन द डबल डिजिट वोट शेयर। तो इस सिनेरियो के अंदर entire DMK vote is not consolidating with the BJP only or with the NDA only। अभी इलेक्शन आते आते ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का एरिया ये है कि तमिलनाडु के अंदर भी जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं संजय जी कि बॉस, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। Last time in Tamil Nadu, the acceptance was that Rahul can also become the prime minister because they have won Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh। This time that is not the scenario। So you will see कि कांग्रेस भी है, डीएमके को कम सीटें देगी इस बार, और ओवरऑल इस बार बीजेपी के ग्राफ में सबसे उल्टा ज्यादा उल्टा, ग्रोथ मतलब देखने डीएमके को कांग्रेस मिलेगा। को कम सीटें देगी। जी, डीएमके कांग्रेस को कम सीटें देगी इस बार। तो हुँ। ओवरऑल इस बार सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी का होगा, बीजेपी का होगा। सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन, नुकसान किसी का तमिलनाडु में होगा, कांग्रेस का होगा। अगर डीएमके को आप हटा दो तो कांग्रेस पार्टी का डबल डिजिट वोट शेयर भी नहीं है तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो एडीएमके का डेसिमेशन संभव है क्या? क्योंकि ईपीएस जो है वो गाउंडर वोट के अलावा फिर कुछ और नहीं ला पाएँगे। देखिए, अगर तीसरी तरफ में अगर इस बार भी एआईडीएमके कुछ सीट्स नहीं ला पाई, तो आप ये लिख के रखिएगा कि इस इलेक्शन, और बीजेपी 15% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ गई, तो आप ये लिख हुँ। के रख लीजिएगा कि इस इलेक्शंस के बाद में इस लार्ज चंक ऑफ एआईएडीएमके cadre will shift towards BJP, and the 2026 elections will be DMK versus BJP, not the other way around, not DMK versus AIDMK। And for the first time in Tamil Nadu, BJP will become a dominating party over EPS-led AIADMK। It is very, very important because धार्मिक पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है और कोई नहीं कर रहा। हाँ, और उसका बहुत बड़ा शेयर हमेशा रहा है वहाँ पे, और इसीलिए वो यस, एमजीआर और जयललिता को बिकॉज वो वोट देते रहे। एक्चुअली अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे संजय जी, कि जो भी तमिलनाडु के अंदर है, ये डीएमके, एआईडीएमके, ये सिर्फ 30-30% वोट शेयर लेके आते थे, कोई 50% वोट शेयर नहीं लेके आता था। तो देयर इज अ गुड चंक ऑफ 35% वोट विच इज देयर फॉर ग्रैब, जो हमेशा स्प्लिट होता था, आगे जाता था, जो कोई कोर रीजनलिज्म में विश्वास रखने वाला वोट नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और जो है, एक जो बड़ा वहाँ पर एक्स फैक्टर है, वो अ, जैसे टीटीवी दिनकरन ओपीएस की हमने बात कर ली, तो ये तेवर वोट जो है, जो साउथ तमिलनाडु का है, उसको कवर कर लेता है। जो नॉर्थ तमिलनाडु है, उसमें वनियार वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पीएमके का अभी तक क्या, आपकी क्या सूचना है? पीएमके क्या एआईएडीएमके के साथ जाएगी, या कि पीएमके बीजेपी के साथ आएगी? 2014 में वो बीजेपी के साथ थी। मुझे लगता है ज्यादा चांसेस बीजेपी के साथ आने के हैं। ईपीएस इज फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टिच इन अलायंस, और वो अलायंस को इलेक्शंस तक उनके लिए कंटिन्यू करना काफी मुश्किल का काम होगा। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट संजय जी, आई थिंक द एनडीए इन तमिलनाडु विल स्टिच अ वेरी गुड अलायंस।
एक्सेप्ट ईपीएस को हटा के वो बाकी सब छोटी पार्टी को लाना चाहेंगे। और एक और पॉइंट ध्यान रखिए संजय जी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडी अलायंस ने अपने बड़े बड़ी पार्टीज की बात करी, सब कुछ किया, पर यहां अगर कोई सबसे ज्यादा अलायंसेस क्लॉक कर रहा है वो बीजेपी है। रियल जंबो एनडीए कोई बन रहा है तो बीजेपी लेड एनडीए बन रहा है। वहीं इंडिया अलायंस ने बोला था हमारे इस पे इतनी पार्टी है, वो एक क्रम्बलिंग ब्लॉक है। और बीजेपी के अंदर सबसे सॉलिड स्ट्रेटेजिक अलायंसेज है, इट इज उड़ीसा में बीजेडी के साथ में, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ में, अगर अब तमिलनाडु के अंदर ईपीएस के बजाय बाकी पार्टीज के साथ में। तो real alliance formation has not been done by the Indie bloc. It has been done by the NDA bloc. And NDA is the strongest in the last 10 years, which you see right now. ओके, तो अगर मान लीजिए पीएम के साथ में आ जाती है तो क्या स्थिति बनेगी? तो नॉर्थ के अंदर जो 1 ईयर वोट है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें तमिलनाडु एक बार अलायंसेस फॉर्म हो जाए, उसके बाद जाके हमको इसको और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये सिंगल डिजिट राइट फिनोमिना है, कि क्या ये एक बड़ा अंडर करंट है जो नहीं पकड़ा जा रहा है। इसीलिए मैंने अगर अपनी मेरी पास रिपोर्ट थी, इसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, मेरी हेडलाइन थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑन अ राइज इन तमिलनाडु। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउ मच इट राइजेस वी हैव टू सी, how whether it rises enough to convert enough seats, we have to see. And for that Sanjay ji, alliance is a very important phenomenon, क्योंकि जो आपने त्रिपुरा में बात करी थी, त्रिपुरा वाज अ बाइपोलर इलेक्शन। ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, मल्टीपल पार्टनर्स है, मल्टीपल पार्टीज है, इसीलिए अलायंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट। सो जो आपका जो अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि बीजेपी इज ऑन द राइज इन तमिलनाडु विदाउट अ डाउट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केरला। केरला आप गए नहीं हैं, मुझे पता है, और लेकिन सूचना तो है ही, बिकॉज वी ऑल कीप अब्रेस्ट ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग। राजीव चंद्रशेखर वर्सेस शशि थरूर, हाउ डू यू लुक एट इट? नो, आई फील दैट शशि थरूर के पक्ष में जितना मीडिया के अंदर सेंटिमेंट है उतना ग्राउंड के अंदर नहीं है। ही इज नॉट गॉट अ वेरी फॉर्मिडेबल opponent till now to fight against, and Rajiv Chandrasekhar fits that bill. So if you ask me honestly, that Rajiv Chandrasekhar versus your Shashi Tharoor, don't think that Shashi Tharoor will have a cakewalk. I somehow have this gut feeling that Rajiv Chandrasekhar will give Shashi Tharoor a run for his money. ओके, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर भी मलयाली है, शशि थरूर भी मलयाली है, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं Yes. वो बाहर ही ज्यादा रहे हैं। तो अगर शशि थरूर भी, ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये बाहरी है, तो शशि No, थरूर I will tell you, the mother of battles for me are two: Shashi versus Rajiv, और बारामती के अंदर सुप्रिया सूले वर्सेस जो भी होने वाला है। चलिए अभी हम महाराष्ट्र में भी बात करेंगे, दैट इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब वी हैव सीन दैट बीजेपी वोट ऑलरेडी डबल डिजिट इन केरला। केरला में पहले से इस लोकसभा में डबल डिजिट है वहां पे वोट। तो अब क्या लगता है कि ये सीट्स में कन्वर्ट कब होना शुरू होगा? जब स्ट्रैटेजिक वोटिंग माइनॉरिटीज की और फ्रेंडली अलायंस एलडीएफ और यूडीएफ की जो है वो हट जाएगी, तब होगा। और इस बार मुझे लग रहा है कोई फ्रेंडली अलायंस नहीं है। तो इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ सीट में कन्वर्ट हो, 1 या 2 सीट्स के अंदर। बट अगेन, व्हाई मैं सी वेरी वेरी reserved when I'm speaking about these states, Sanjay ji, because you are a very astute follower of Indian politics, and you will know in these states the situation is not such that today you can say with certainty that BJP will win seat or not. So that we will know only after voting. That of course is Yes, certain. but still, we are entitled but to here, make our guesses and make our predictions. That entitlement we hold. तो ये बताएं कि पीसी जॉर्ज वर्सेस अनिल एंटनी में झगड़ा चल रहा है, इसकी क्या खबर है आपके पास? ये भी मेरे पास है, पर अभी भी इसमें जो आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर सबरीमाला मंदिर भी आता है, इसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी बता दूं आपको, पतनमतिट्टा जिसकी बात हो रही है, मैं वहां पर इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूं स्वयं, तो आई नो दैट एरिया आप मुझे लाइक द बैक बताइए ऑफ फिर माय आप हैंड। क्या सुन रहे हैं इसके बारे में। नहीं, मैं तो ये सुन रहा हूँ कि पीसी जॉर्ज ने तो अपनी पार्टी मर्ज कर दी थी। वैसे पीसी जॉर्ज के बारे में वहाँ के क्रिश्चियंस हैं थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं। अनिल एंटनी जो है इज मोर ऑफ अ मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन देयर। वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी इज इन वेरी गुड स्ट्रेंथ, और वेरी ऑफन दे डिसाइड द आउटकम। तो बीजेपी प्लस अगर क्रिश्चियंस का एक चंक मिल जाता है तो वो जीतते हैं, लेकिन अनिल एंटनी का विरोध हो रहा है, ऐसी बात मैंने सुनी है।
Yes, I agree with you. But on that part, Sanjay ji, मैं आपको बताऊं, the seat to watch, the real seat to watch in Kerala is Trivandrum. Yes, yes, that is there of course. वैसे तो त्रिशूर भी है. हाँ. सुरेश गोपी इज फाइटिंग वंस अगेन. लास्ट टाइम जो है वो वही फ्रेंडली अलायंस से जीते थे वो. वही फ्रेंडली अलायंस की वजह से जीती जीती सीट हारे थे वो. जीती जीती सीट बीजेपी हारी थी उसी फ्रेंडली अलायंस की वजह से. वो फ्रेंडली अलायंस फिर से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर वायनाड में खड़े हो गए तो हमें पता है कि भाई राहुल गांधी बड़े विंडिक्टिव व्यक्ति है, उनको बदला लेने की पड़ी रहती है, तो वो फिर दूसरी जगह बदला लेंगे अवश्य. अच्छा, वायनाड में मेरे सामने खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं. चलिए, अंत में हम आते हैं महाराष्ट्र पे. तो महाराष्ट्र में बड़े फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं. आपका क्या अनुमान है? पहले तो जो अंदर की खबरें आपके पास हो वो बता दें, क्या किस तरह अंदर के की खबर alliances ये हो है रहे कि हैं? बीजेपी 29 से 30 सीट पे चुनाव लड़ेगी. दैट इज वेरी गुड. पिछली बार 25 में से 23 जीती थी. इस बार बीजेपी अगर 29-30 में से लड़ेगी तो 28 तक सीट निकाल सकती है, मिनिमम 27-28 तक. पर मैं कह रहा हूँ संजय जी, आप ना महाराष्ट्र को बहुत इंटरेस्ट दूर से लग रहा 25 है. में से 24 जीती थी. 25 में से 24 जीती. एक बार चेक करिएगा, दोनों में 23 जीती थी. 24 लड़ी थी एक बार और एक बार 25 लड़ी थी और जीती 23 थी दोनों में. 25 में 24 और उसमें 18 में, सॉरी, वो 23 में 18. ठीक है, मैं एक टोटल बार देख 42. लूंगा. 2019 में व्हाट आई कैन फिक्स, तो आप वही. चलिए, कोई दैट इज अ स्मॉल मैटर. आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी. तो 29-30 पे अगर लड़ेंगे ये, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अब शिवसेना को और एनसीपी को कितनी सीटें मिलेगी? मेरे हिसाब से इसमें शिवसेना को करीबन जो शिंदे सेना शिवसेना उसको 12 से 12 सीट और मिलेगी. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड एनसीपी विल गेट सर्टेन सिंगल लीड सीट्स. तो अगर मान लीजिए 30 पे ये लड़ती है, 29 पे ये लड़ते हैं, 12 पे ये शिंदे लड़ता है, तो दैट टेक्स इट टू अराउंड 39-41. 7-8 पे अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी, 7 या 8 के ऊपर. दिस इज व्हाट आई एम गैदरिंग. बारामती में यू विल हैव द बैटल रॉयल. Yes, because if if a BJP candidate fights from Baramati, the more chances are for it to win. If it becomes family versus family, then Supriya Sule still has a chance against Ajit. हाँ, वो थोड़ा, लेकिन हाँ, महिला वर्सेस महिला क्या होगा, लेकिन संगठन तो सारा वहाँ अजीत ने ही बना रखा है. करेक्ट. तो मेरा ये कहना है, अगर बीजेपी लड़ेगी तो बारामती वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होंगे जीतने की. अगर फैमिली वर्सेस फैमिली हो जाएगा तो देन इट विल ऑल गेट टू other issues which will dominate, and that we have to track as a constituency. But overall, I don't see any problem in Maharashtra, Sanjay ji, because last time also in 2019, NDA ended up getting 41, if I'm not wrong, out of 48 seats. तो will it be a repeat? Hello. इसी के अराउंड रहेगा संजय जी. It will not be below it. There can be more chances of it to be above it. ओके. तो अब आप ओवरऑल आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ गई. आपके बीच में फ्रीज हो गई थी, अब आ गई. तो अब आप इसको सम अप कर दें पूरे को और ओवरऑल बता दें कि आज की डेट में. सम अप मैं ये कह रहा हूँ, as of today, BJP is getting more seats than what it got in 2019. NDA is getting more seats than what it got in 2019. It is getting more vote share than what it got in 2019. The swing state to watch is Bengal. The swing state to watch is particularly Bengal. The swing state to watch is the southern states. How do the BJP perform there? करेक्ट. तो ऑन दैट नोट अब हम आज का इस कार्यक्रम को विराम देंगे. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. प्रदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय हिंद.